हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंजिल क्लासेस। हम आ चुके हैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज का एक नया लेक्चर लेके। और इस लेक्चर में हम अपने प्रेसिडेंट के टॉपिक जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। हम प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर दी गई है, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि हमारे देश का जो आर्टिकल 53 है, ये कहता है हमारे देश की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, मीन देश को चलाने की जो सारी पावर्स है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट इन पावर का इस्तेमाल या तो डायरेक्टली कर सकते हैं, खुद किसी की हेल्प के बिना कर सकते हैं, या अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू करेंगे। और प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट्स कौन है बच्चों? प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट्स है प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर, जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल या तो डायरेक्टली करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके हेल्प के साथ करेंगे। तो आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। अब वो आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? आर्टिकल 53 तो कह रहा है कि डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बच्चों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 74। ये हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर लिमिटेशन डालता है, हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डालता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इन एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली करेंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्योंकि प्रेसिडेंट अगर डायरेक्टली अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर्टिकल 74 को वो वायलेट कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 कहता है अगर प्रेसिडेंट को अपने हमारे देश की जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो उन्हें दी गई हैं, अगर उनका इस्तेमाल करना है तो उन्हें इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए हमारी कंट्री की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी, मींस उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। उनसे पूछ के, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही हमारे प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इंपीचमेंट के बारे में पढ़ा कि आर्टिकल 61 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है हमारे प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है। और क्या बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 61 क्या कहता है? हमारे प्रेसिडेंट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं, मींस कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के बाद ही अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें तब उनको इंपीच किया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी नहीं कहा, देखिए एक अनसर्टेनिटी रखी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी नहीं कहा कि वायलेशन क्या है, और वो इसने वायलेशन को डिटरमाइन करने की पावर किसको दी? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से प्रोविजन थे जिनको प्रेसिडेंट ने वायलेट किया है और जिन्होंने इंपीच करने के लिए ग्राउंड प्रोवाइड किया है हमारे पार्लियामेंट के पास। तो देखिए पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि प्रेसिडेंट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। और बच्चों आपके सामने वो ये है कि आर्टिकल 74। तो देखिए हमारा आर्टिकल 53 प्लस आर्टिकल 74, आप आगे से इन दोनों आर्टिकल्स को एक साथ लेकर पढ़ेंगे। मतलब क्या बोलेंगे आप? आर्टिकल 53 कहता है, देखिए बच्चों आगे से आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तो आपको आर्टिकल 53 को आर्टिकल 73 के साथ ही पढ़ना है, अकेले अकेले नहीं पढ़ेंगे हम इनको। ऐसा क्यों बच्चों? आर्टिकल 53 कहता है सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है, और आर्टिकल 74 कहता है इन एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बाद ही करेंगे। तो अगर हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस नहीं लेते हैं हमारी कंट्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो हमारी पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट ये डिटरमाइन करेगी कि हमारे प्रेसिडेंट ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 को वायलेट किया है। तो अगर हमारे प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 74 को वायलेट किया है, मींस सलाह मशवरा नहीं किया और कोई डिसीजन ले लिया है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे हुए, तो ये एक ग्राउंड प्रोवाइड करेगी हमारी पार्लियामेंट को कि वो आर्टिकल 61 के अंदर हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को इंपीच कर दे। तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंडियन प्रेसिडेंट किस तरह से इंपीच किए जा सकते हैं अगर वो आर्टिकल 74 का इस्तेमाल नहीं करे, आर्टिकल 74 के प्रोविजंस को नहीं माने। तो बच्चों आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि 53 और 74 किस तरह से पढ़े जाते हैं और ये किस तरह से ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट को कि वो प्रेसिडेंट को इंपीच कर सके। आज तक हमारे देश का कोई प्रेसिडेंट इंपीच नहीं हुआ है। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम आपके प्रेसिडेंट की पास क्या पावर्स हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए हमारे प्रेसिडेंट को सबसे पहले पावर दी गई है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव पावर। हमारे जो प्रेसिडेंट है देश के सबसे बड़े पावरफुल इंसान है,
हमारे प्रेसिडेंट देश के फर्स्ट पर्सन कंसीडर किए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? पहले इंसान। पहले इंसान कैसे हो सकते हैं? देखिए बच्चों, हर 10 साल के बाद जब सेंसस होता है, सेंसस आप लोगों को पता होगा, सेंसस का मतलब क्या है? दैट इज जब पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है, हमारी जब पॉपुलेशन को गिना जाता है, देश की आबादी को जब गिना जाता है हर 10 साल के बाद, तो जो सेंसस जिस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? अपना रजिस्टर लेके, दैट इज प्रेसिडेंट के पास। और सबसे पहला नाम वो किसका लिखते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट का। उसके बाद बाकी नाम आते हैं, और इसमें आप भी कहीं होते हो 140 करोड़ के बीच में। तो हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट पर्सन कहलाए जाते हैं, बिकॉज सेंसस स्टार्ट ही इनसे होता है और पहला नाम ही इनका लिखा जाता है। दैट इज व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं। अब वो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है? बच्चों मैंने आपको कहा प्रेसिडेंट देश को चलाने की सारी पावर उनके पास है, और वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू करेंगे। मींस जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प के साथ करेंगे। ठीक है, तो मतलब जितने भी रूल्स बनेंगे हमारी कंट्री के, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे, कौन लेगा ये एग्जीक्यूटिव एक्शंस? हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स इशू करती है, कुछ एक्शन लेती है, कोई लॉ बना रही है, कोई लॉ को अप्लाई कर रही है, सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। वो किसके नाम के अंडर करेंगे? All the rules and the action taken will always be taken under the name of the president. प्रेसिडेंट के नाम के अंडर, कि प्रेसिडेंट हमारे देश के प्रेसिडेंट। जब ऑफिशियल गजट आती है, ऑफिशियल गजट में प्रेसिडेंट के साइन होते हैं नीचे, कि आज से प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ने ये टोल प्लाजा बंद कर दिया है। अब वो टोल प्लाजा बंद करने का ऑर्डर किसने दिया और एक्शन किसने लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बट किसके नाम के अंडर किया जा रहा है? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, पहली एग्जीक्यूटिव पावर। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे प्रेसिडेंट के अंडर है, प्रेसिडेंट से सबऑर्डिनेट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे, जो रेगुलेशंस होंगी, वो कौन बनाएंगे? वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बनाएंगे। बच्चों हमारे देश को चलाना है, ये एक बिजनेस है, बिजनेस ही है, हमारे देश को चलाना है, हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना है। तो उस बिजनेस को, उस देश को चलाने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे, रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, वो कौन बनाएगा? हमारे प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब आप बोलेंगे सर मतलब ये अपनी मर्जी से बनाएंगे। बेटा यहां पे भी वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अब यहां पे भी उनको किनकी हेल्प लेनी है? आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग उनको हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प लेनी है। तो हमारे देश को चलाने की पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। और देश को चलाने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कौन बनाएंगे? हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट पावर क्या है एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर? और क्या पावर दी गई है? हमारे प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर किसी को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे? नहीं। अभी 2024 की इलेक्शन हो रही है। आप लोग कहेंगे प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए इलेक्शन हो रही है। यस, अप टू सम एक्सटेंट आप ठीक है, बट किसके लिए चुनी जा रही है? ये इलेक्शन किसके लिए हो रही है? आप ये इलेक्शन लोकसभा को चुनने के लिए कर रहे हैं। लोकसभा चुनी जाएगी और इस लोकसभा में जिस पार्टी के पास, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, वो पार्टी अपना एक लीडर चुनेगी और उसी पार्टी को राइट दिया जाएगा कि वो सरकार बनाए। और वो जो पार्टी अपना लीडर चुनेगी, उस लीडर की और बाकी मिनिस्टर की लिस्ट किसको देगी? हमारे प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट आके इन लोगों को शपथ दिलवाएंगे, ओथ दिलवाएंगे, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। आपने देखा होगा जब भी शपथ होती है, ओथ सेरेमनी होती है, तो देखते हैं प्रेसिडेंट पहले बोलता है आई, तो बाकी बोलते हैं यस आई, फिर अपनी ओथ कंटिन्यू करते हैं। मींस प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब यहां पे एक और चीज, जो इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन कौन करवा रही है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। अब बच्चों इलेक्शन कमीशन जो है, बच्चों जो इलेक्शन कमीशन है, अब देखिए इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इनको कौन चुनेगी? इनको चुनेंगे हमारे प्रेसिडेंट, अपनी मर्जी से चुनेंगे।
बेटा फिर आपको मैं बोलता हूं, आपने अब जब भी मैं बोलूंगा प्रेसिडेंट चुन रहे हैं, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, प्रेसिडेंट खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट की सिचुएशन पोजीशन ऐसी है कि वो इस पेन को खुद नहीं उठा सकते। प्रेसिडेंट यहां पे आके आपको स्पीच नहीं दे सकते, आपको पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर उनको यह भी करना है तो आर्टिकल 74 के तहत करना पड़ेगा, आर्टिकल 74 के अंडर करना पड़ेगा। मींस अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं द मंजिल क्लासेस, मुझे आपके यहां पे एक लेक्चर प्रोवाइड करना है, तो प्रेसिडेंट आके हम उनको बोलेंगे, हम ऑब्वियसली हम बोलेंगे सर आइए। क्या प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 74, तो उनको इम्पीच किया जा सकता है। तो हमारी कंट्री का जो इलेक्शन कमीशन होगी, इसके जो मेंबर्स होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, हमारी कंट्री में जो यूपीएससी है, यूपीएससी के चेयरमैन जो होंगे और जो बाकी मेंबर्स होंगे, यूपीएससी के चेयरमैन और बाकी मेंबर्स होंगे, इवन हमारी कंट्री की जो फाइनेंस कमीशन होगी, इसके चेयरमैन और बाकी मेंबर्स जो होंगे, इन सबको कौन अपॉइंट करेंगे? इन सबको अपॉइंट करेंगे हमारे देश के प्रेसिडेंट। क्या खुद करेंगे? नहीं, अपनी सबॉर्डिनेट्स की, मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बाद ही वो इन सबको अपॉइंट कर सकते हैं। तो बच्चों आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इवन हमारी कंट्री के, हमारी स्टेट्स में जो गवर्नर्स होते हैं, स्टेट्स में जो गवर्नर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? इन सबको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। फिर कहूंगा अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बाद ही कर पाएंगे, खुद नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है यहां पे प्रेसिडेंट के पास, और वो क्या है? देखिए प्रेसिडेंट देश को चलाने के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं कि वो ढंग से देश को चला पाए। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे देश को चला रही है। अब देखिए अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गलत एक्शन लेती है तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी बनेगी? उसके लिए लायबिलिटी बनेगी हमारे प्रेसिडेंट की। तो देखिए अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो उसका इंपैक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर पड़ सकता है। तो हमारे प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंडर एक पावर दी गई है। प्रेसिडेंट के पास एक एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, मींस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि बताइए आप देश को चला रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं और आपने क्या क्या काम किए। तो मींस इंफॉर्मेशन ये ले सकते हैं किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि वो देश के एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चला रहे हैं। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड इवन आपने सुना होगा कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कुछ सोशल क्लासेस के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, आए दिन इनके राइट्स वायलेट होते हैं, आए दिन इनके वेलफेयर को इग्नोर किया जाता है। तो इनके रिलेटेड हजार मैटर्स हर दिन क्रिएट होते हैं, हजार मैटर क्रिएट हो रहे हैं। किसी ने राइट वायलेट किए, किसी ने इनको सोशल बाइकआउट किया। तो इन सोशल ग्रुप्स के वेलफेयर के लिए, इनके राइट्स वायलेट ना हो, उसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल कमीशंस को अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि ये कमीशन, जैसे देखिए नेशनल कमीशन एससी के लिए कौन सी होगी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एसटी के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। इन सारी कमीशंस को अपॉइंट कर सकते हैं। और इन कमीशंस का मेन मकसद क्या होगा कि इन कम्युनिटीज के रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, चाहे उनके राइट्स के रिगार्डिंग, चाहे उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग जो कंसर्न्स को टैकल करेंगी वो ये कमीशंस करेंगी। तो इन कमीशन को अपॉइंट करेगा काम किसका है? हमारे प्रेसिडेंट। मींस इन कमीशन के जो चेयरमैन होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको कौन चुनेगा? हमारे प्रेसिडेंट चुनेंगे। फिर बोलूंगा कि अपनी मर्जी से चुनेंगे? बच्चों नहीं, आर्टिकल 74 अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, आर्टिकल 53 को आपने पढ़ना है आर्टिकल 74 के साथ। आर्टिकल 53 को आपने पढ़ना है आर्टिकल 74 के साथ। बच्चों आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड इवन आपको यह भी पता होगा आज हमारी कंट्री में मल्टीपल स्टेट्स हैं। अब हर स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट तो नहीं करती है, कभी कभी उनके बीच में इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा
कि पंजाब हरियाणा के बीच में इश्यूज क्रिएट होते हैं। इवन अभी रिसेंटली 2 स्टेट्स की पुलिस ने एक दूसरे पे फायरिंग कर दी थी, दैट इज असम और मेघालय। असम और मेघालय के बीच में भी डिस्प्यूट क्रिएट हुए थे। अब देखिए हमारी कंट्री तभी चल पाएगी कि जब स्टेट्स के बीच में हार्मनी होगी। तो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट इन स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, हार्मनी क्रिएट करने के लिए, कि एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करेंगे, क्योंकि स्टेट्स अगर कोऑपरेट करेगी, एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, तभी देश आगे तरक्की करेगा। तो इनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना रहे, इनके बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, इनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो इंटरस्टेट काउंसिल्स को बना सके। इंटरस्टेट काउंसिल्स, तो हमारे प्रेसिडेंट स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल्स को टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट करते रहते हैं, मींस बनाते रहते हैं, ताकि ये स्टेट्स आपस के जो मसले हैं बैठ के सुलझा सके। आई होप बच्चों आपको ये भी चीज क्लियर हुई होगी। एंड इवन हमारे प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है, और वो पावर क्या है? हमारे प्रेसिडेंट अगर किसी एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा है, ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को, इनके पास पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। मर्जी से करेंगे बच्चों, आर्टिकल 74 का इस्तेमाल करके करेंगे। और इस शेड्यूल एरिया को, उन ट्राइबल एरियाज को, ये शेड्यूल एरिया है मींस जो ये ट्राइबल एरियाज हैं, इन एरियाज को प्रेसिडेंट खुद एडमिनिस्टर करेंगे, खुद चलाएंगे, खुद इनके ऊपर नजर रखेंगे। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, किसी भी एरिया को वो शेड्यूल एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट खुद अपनी देख रेख में उसको चला सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारे प्रेसिडेंट की क्लियर हुई होंगी। तो आइए आगे देखते हैं, क्या हमारे प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स ही है सिर्फ? तो बच्चों इसका आंसर है नो। हमारे प्रेसिडेंट के पास दूसरी टाइप ऑफ पावर आती है, दैट इज हमारी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या है बच्चों? देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, यहां पे आपको कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेगी। समन, प्रोरोग और डिसॉल्व, रेजोल्यूशन, ये 3 टर्म्स हैं, ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को डिफाइन करती हैं। समन का मतलब क्या है? देखिए हमारी पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, इनको याद रखने की ट्रिक BMW। अब बोलेंगे सर BMW क्या कार? यस बच्चों, उससे याद रख लो। बी का मतलब है बजट सेशन, जो साल का सबसे पहला सेशन होता है, दैट इज द बजट सेशन। फिर आता है इनके बीच में 6 महीने के गैप के बाद आता है दैट इज योर मॉनसून सेशन, और मॉनसून सेशन के 6 महीने के गैप के बाद आता है आपका दैट इज विंटर सेशन। तो हमारी पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलती है, 3 सेशंस की फॉर्म में मिलती है, दैट इज द बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन। अब देखिए सपोज अभी बजट सेशन हो गया, बजट सेशन हो गया, अब इन्होंने मिलना है मॉनसून सेशन में। अब मॉनसून सेशन में मिलना है मतलब बता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये मॉनसून सेशन बैठना चाहिए, सारे एमपीस को आना चाहिए पार्लियामेंट में फिर से काम करने के लिए। इन सेशंस का काम क्या होता है बच्चों? इन सेशन का, पार्लियामेंट का काम एक ही है, दैट इज लॉ मेकिंग, और इन सेशन का काम है लॉ बनाना, रिव्यू करना कुछ रिपोर्ट्स जो प्रेसिडेंट को दी जाती है बाय CAG, बाय इलेक्शन कमिश्नर, बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC। ये अपनी रिपोर्ट बना के हर साल प्रेसिडेंट को पेश करते हैं, और प्रेसिडेंट की एक जिम्मेदारी है इन रिपोर्ट्स को उठा के पार्लियामेंट के सामने रखना और ये बताना देखिए कि ऐसे ऐसे काम चल रहा है और इनके ऊपर आपको लॉ बनाने की जरूरत है। अब देखिए लॉ मेकिंग काम है। अब सपोज कीजिए अभी जो बजट सेशन हुआ, सपोज कीजिए बजट सेशन नहीं बैठता, बजट सेशन बिठाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट उसको डिले कर रही है। सपोज कीजिए बजट सेशन नहीं बिठा रही है, नहीं बुला रहे एमपीस को कि आइए पार्लियामेंट बैठते हैं, बजट सेशन को स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास एक पावर है समन करने की। और समन का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट कह सकते हैं आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को, कि सेशन को स्टार्ट कीजिए, लोकसभा के सेशन को स्टार्ट कीजिए, राज्यसभा के। तो समन मींस दैट इज स्टार्ट, बिगिनिंग ऑफ द सेशन। अब ये सेशन खत्म हुआ, सपोज बजट सेशन में
देखिए पहले ही प्री डिसाइड होता है कि हमने इसमें 10 बिल लाने हैं, इस 10 बिलों पे हमें डिस्कशन करनी है और हमें बाकी मसलों पे रिपोर्ट्स देखनी है। ये पहले डिसाइडेड होता है, ऐसा नहीं आए हैं तो फिर डिसाइड करेंगे क्या क्या काम करने हैं। जो ये गैप होते हैं इनके बीच में, इन गैप्स में डिसाइड किया जाता है काम क्या करने हैं। तो देखिए काम हो गया, जितना काम मिला था काम हो गया, हर दिन बिठाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एक दिन की जो सिटिंग होती है इन सेशंस में नियरली 7 से 10 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट आती है, 7 से 10 करोड़। और अगर काम हो गया है जरूर उनको 10-5 दिन एक्स्ट्रा और बिठाया जाए ताकि 100-150 करोड़ और खर्चा हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है, अगर काम खत्म हो गया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, बोलते हैं सर हमने जो काम का हमने जो एजेंडा रखा था हमारा एजेंडा खत्म हो चुका है, अब हमें सेशन को खत्म करने की इजाजत दीजिए। तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इश्यू करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ सेशन, एंड ऑफ सेशन, कि सेशन को खत्म कर दिया जाए। बजट सेशन स्टार्ट करना था तो उन्होंने समन किया, अब बजट सेशन को खत्म करना है तो वो प्रोरोग कर देंगे। मतलब अगर मॉनसून सेशन को अभी जब स्टार्ट करना होगा तो प्रेसिडेंट समन करेंगे, ऑर्डर इशू करेंगे, सब एमपीज को एक लेटर जाएगी, आइए बैठिए, आइए काम कीजिए मॉनसून सेशन में। और जब मॉनसून सेशन का काम खत्म हो जाएगा तो उसको प्रोरोग कर देंगे। वैसे ही विंटर में भी ऐसा ही होगा। अब आप बोलेंगे सर ठीक है ये दो तो समझ आ गए, अब ये डेजोल्यूशन का मतलब क्या है? बच्चों डेजोल्यूशन का मतलब है, सपोज कीजिए अभी मोदी गवर्नमेंट इसके बाद मेजॉरिटी खत्म हो जाती है तो क्या ये चलेंगे? और किसी कोई भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पा रही है, क्या उनको बिठाए रखेंगे एमपीज को? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये एक मैंडेटरी है, गवर्नमेंट बनेगी। और अगर किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, जैसे अभी देखिए 2024 की इलेक्शन आने वाली है, 2024 की इलेक्शन आने वाली है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा जैसे ही जो गवर्नमेंट के 5 साल, पार्लियामेंट के 5 साल, लोकसभा के 5 साल का टर्म खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा बच्चों? जो हमारे प्रेसिडेंट है हमारे लोकसभा को, ये जो लोकसभा थी हमारी, इसकी लाइफ को एंड कर देंगे, एंड ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा। आप ये नहीं बोलेंगे सर परमानेंटली लोकसभा खत्म, बेटा मतलब ये जो 5 साल के लिए लोकसभा बनाई गई थी उसको खत्म करेंगे ताकि नई इलेक्शन होके नए मेंबर आ सके। तो दिस इज कॉल्ड एज द डेजोल्यूशन। और ये पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। मोदी गवर्नमेंट, अगर आज मोदी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी खत्म हो जाती है और कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रही है तो प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, या मोदी गवर्नमेंट खुद बोलेंगे सर हमें जल्दी इलेक्शन करवानी है। जैसे आप सब जानते हैं सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है, साइमल्टेनियस, जैसे आप सिंगल इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो अगर मोदी गवर्नमेंट आगे बोलती है कि सर हम लोकसभा को जल्दी खत्म कर दो, हमारे पास मेजॉरिटी है, हम आपको कह रहे हैं लोकसभा को जल्दी खत्म कर दो ताकि बाकी स्टेट्स से इंक्लाइन करके हम एक सिंगल इलेक्शन कराए पूरे देश में, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, जो गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, उसकी बात सुन के हमारे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर टाइम। तो आई होप बच्चों आपको ये 3 टर्म्स क्लियर हुई होंगी। तो प्रेसिडेंट की सबसे पहली पावर ही यही है बच्चों, लेजिस्लेटिव पावर ही यही है, दैट इज हमारे सेशन को समन कर सकते हैं, उसको प्रोरोग कर सकते हैं, या लोकसभा को ही डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो आई होप बच्चों आपको चीज क्लियर हुई होगी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर। एंड इवन एक और चीज, अब देखिए हमारा जो बिल है, बिल का मतलब क्या है? लॉ बनाने के लिए एक प्रोसेस लाया जाता है, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिसका मेन काम है लॉ बनाना। अगर एक बिल है, उस बिल के ऊपर लोकसभा ने तो पास कर दिया, सपोज राज्यसभा पास नहीं कर रही है, बट सबको पता है वो लॉ बहुत जरूरी है, एक डेडलॉक क्रिएट हुआ है, सपोज कीजिए एक डेडलॉक क्रिएट हुआ है, तो उस केस में हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को भी पता है कि लॉ पास करना ये बहुत जरूरी है। तो उस केस में हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बिठा सकते हैं, कि एक लेटर लिखेंगे दोनों हाउसेस को कि आप अब अलग अलग होकर नहीं बैठिए, इस स्पेसिफिक बिल के लिए, उस स्पेसिफिक बिल के लिए आप इकट्ठा बैठिए और इकट्ठा डिसाइड कीजिए। और अगर उस हाउस में, उस जॉइंट सिटिंग में उस बिल को पास कर दिया जाता है तो सीधा ये माना जाएगा कि वो बिल दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है और उस बिल को उठा के प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा फॉर हिज असेंट। असेंट का मतलब है उसकी रजामंदी के लिए, क्योंकि कोई भी बिल लॉ तभी बनेगा जब उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी।
आई होप बच्चों, असेंट का मतलब है प्रेसिडेंट की रजामंदी मिलेगी। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर और क्या पावर्स है प्रेसिडेंट की, और ऐसी कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स है प्रेसिडेंट की। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको अभी बताया आपका बजट सेशन है, मैंने अभी आपको बताया आपका बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, है ना। तो सबसे पहला सेशन कौन सा है आपका बजट सेशन, दिस इज योर फर्स्ट सेशन। तो हर साल स्टार्ट कहां से होता है, पार्लियामेंट का काम बजट सेशन से। तो हमारे प्रेसिडेंट जो साल का पहला सेशन होगा, सारे सेशन नहीं, साल का पहला सेशन होगा, सबसे पहले उसको एड्रेस कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो हर साल का जो पहला सेशन होगा उसको पहले दिन एड्रेस करने कौन आएंगे, हमारे देश के प्रेसिडेंट। ये चीज क्लियर होगी आपको। एंड इवन जो न्यू लोकसभा बनाई जाती है हर 5 साल के बाद, उस न्यू लोकसभा का जो फर्स्ट सेशन होगा, उस न्यू लोकसभा का जो पहला सेशन होगा, उसको भी एड्रेस कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। अब आप बोलेंगे, आप कोई बच्चे बोलेंगे कि हाँ अच्छा फर्स्ट सेशन साल का ये है तो न्यू लोकसभा बनेगी, मींस उसका भी यहां से स्टार्ट होगा। बेटा इलेक्शन मई में होगी लोकसभा की, मई में रिजल्ट आएगा, सेशन बैठेगा, अगला सेशन आने वाला है मॉनसून। तो प्रेसिडेंट जो होंगे नई लोकसभा का हर साल नहीं करेंगे, नई लोकसभा का जो पहला सेशन होगा वो ऑब्वियसली मॉनसून होगा, उसको एड्रेस करने कौन आएंगे, हमारे देश के प्रेसिडेंट। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हमारे प्रेसिडेंट लोकसभा का पहला सेशन और न्यू लोकसभा बनने के बाद जो पहला सेशन होगा उसको एड्रेस कौन करता है, हमारे देश के प्रेसिडेंट। बच्चों आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, इवन राज्यसभा में मैंने आपको बताया था, लोकसभा में टोटल पहले मेंबरशिप थी 545, जिसमें से 543 को आप वोट करके चुनते थे, और 2 लोग ऐसे थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे। एंग्लो इंडियन मीन जिनके वंशज कौन थे, वो लोग जिनके वंशज या तो मां इंडियन थी, फादर यूरोपियन थे, या फादर इंडियन थे, मदर यूरोपियन थी, उन लोगों को बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो इन 2 लोगों को, इनकी पॉपुलेशन बड़ी कम थी, इलेक्शन लड़ेंगे तो आ नहीं पाएंगे। हमारी पार्लियामेंट का मेन मकसद क्या है, हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन ऐड किया गया है, इन लोगों को नॉमिनेट किया जाए। तो प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे, और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245, जिसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड। और ये 12 कहां से नॉमिनेट होते हैं, आर्ट से, साइंस से, सोशल साइंस की फील्ड से, या लिटरेचर से। जो लोगों ने लिटरेचर की फील्ड में एक्सेल किया है, सोशल साइंस की फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, या साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है, या आर्ट की फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है, वो लोग हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं टू दी राज्यसभा। आप बोलेंगे सर आर्ट का मतलब क्या है, बीए। आर्ट का मतलब है कोई भी आपका स्किल। जैसे सचिन तेंदुलकर, उसका आर्ट क्या है, उसका आर्ट है क्रिकेट। तो सचिन तेंदुलकर को भी इसमें सिलेक्ट किया गया। तो प्रेसिडेंट राज्यसभा के 12 मेंबर्स और लोकसभा के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। बट आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे, अपनी मर्जी से। बेटा फिर आर्टिकल 74 का इस्तेमाल करके। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड इवन एक और इसमें लेजिस्लेटिव पावर आती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या है, लॉ मेकिंग पावर काइंड ऑफ। अब देखिए बच्चों, आप बोलेंगे सर ये 2 लोगों को नॉमिनेट करें, ये कौन सी लॉ मेकिंग पावर है। बच्चों इन 2 लोगों को नॉमिनेट करेंगे तभी तो ये 2 लोग आगे जाके लॉ बनाने में हेल्प करेंगे ना। मींस ये 2 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, और पार्लियामेंट का काम ही क्या है, दैट इज लॉ बनाना। तो ये लेजिस्लेटिव पावर आती है प्रेसिडेंट की। और एक और नेक्स्ट पावर आती है इसकी प्रेसिडेंट की। इस लेजिस्लेटिव पावर के अंदर फंक्शन आता है, जब भी कोई बिल अगर लॉ बनाना है और अगर इस बिल को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, तो ये बिल हमारे प्रेसिडेंट को दिया जाता है कि सर इसको लॉ बनाना है, अपने व्यूज दीजिए। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं बच्चों यहां पे। यहां तो प्रेसिडेंट उस बिल को असेंट दे देंगे, असेंट का मतलब है एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया तो वो बिल क्या बन जाता है, वो बिल बनता है आपका लॉ।
दूसरा ऑप्शन आता है यहां प्रेसिडेंट उस बिल को विदहोल्ड कर देंगे। कई बच्चे कहते हैं विदहोल्ड का मतलब रोक देना। बच्चों यहां पे विदहोल्ड का मतलब है दैट इज रिजेक्ट। प्रेसिडेंट आउटराइटली बिल को रिजेक्ट कर देते हैं। इट मींस रिजेक्ट एंड नॉट डिले। ये डिले नहीं है, ये रिजेक्ट है। इसका मतलब क्या है? रिजेक्ट। प्रेसिडेंट को बिल दिया, प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं खुद बोलेंगे हाँ ठीक है साइन कर देते हैं। प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके प्रोविजन को देखेंगे, क्योंकि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। अकाउंटेबल भी प्रेसिडेंट है। तो अगर ऐसा लॉ बन गया जो लोगों के राइट्स को वायलेट करेगा तो अकाउंटेबिलिटी प्रेसिडेंट की बनेगी। तो प्रेसिडेंट इस बिल को चेक भी करते हैं। तो प्रेसिडेंट उस बिल को क्या कर सकते हैं? विदहोल्ड कर सकते हैं, मींस रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे अच्छा यहां पे तो इसके पास पावर है, खुद पे अपनी मर्जी से वो रिजेक्ट कर सकता है। बच्चा यहां पे भी आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पे भी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 74 के प्रोविजंस के अंडर ही काम करना है। सपोज कीजिए किसी पिछली गवर्नमेंट ने कोई लॉ बिल पास किया था, वो पड़ा था प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए। अब नई सरकार आई, नई सरकार ने बोला सर ये बिल पास नहीं करना है, तो प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड कर देंगे। मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करेंगे प्रेसिडेंट। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? विदहोल्ड कर सकते हैं। और थर्ड क्या है? प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर रिकंसीडर का मतलब क्या है? देखिए कोई बिल अगर प्रेसिडेंट को दिया गया, सर इस पे साइन कर दीजिए, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट को सारा बिल खराब नहीं लगा, कुछ प्रोविजन खराब लगे, प्रेसिडेंट उस हाउस को वापस ये बिल भेज देगा कि आप इस बिल के ऊपर फिर से देखिए, ये प्रोविजन मुझे गलत लग रहे हैं, आप इसको अमेंड कर दीजिए। अमेंड का मतलब उसमें चेंजेस करके मुझे वापस दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। तो अगर प्रेसिडेंट रिकंसीडर करने के लिए बिल भेजते हैं और अगर वो हाउस या तो चेंजेस कर देते हैं या चेंजेस नहीं करते हैं, या तो वो अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किए वो करते हैं या वो नहीं करते हैं, और वापस वही बिल उठा के या तो अमेंड किया वो बिल, चेंज किया वो बिल भेजते हैं, या वही पुराना बिल उठा के प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है फिर से उस बिल को रिकंसीडर करने के लिए भेजने के लिए। प्रेसिडेंट को ये ऑब्लिगेशन आती है प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट को फिर उस केस में उस बिल को असेंट देनी ही पड़ेगी। तो बच्चों ये जो विदहोल्ड की पावर है, जो रिकंसिडरेशन की पावर है, दैट कम्स अंडर द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आई होप आपको लेजिस्लेटिव पावर्स बच्चों क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट कौन सी पावर आती है हमारे प्रेसिडेंट की? अब नेक्स्ट पावर आती है हमारे प्रेसिडेंट की, दैट इज द जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर का मतलब क्या है बच्चों लोग? जुडिशियल पावर का मतलब प्रेसिडेंट एज ए जज भी काम करते हैं, है ना। तो सबसे पहली पावर आती है जुडिशियल पावर के अंदर, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर्स। अब पार्डनिंग पावर्स का मतलब क्या है बच्चों? पार्डनिंग पावर मींस प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं कुछ लोगों को। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को माफ कर सकते हैं, उनकी सजा कम कर सकते हैं। आर्टिकल 72 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर देता है। आर्टिकल 72 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो जो कुछ लोगों को अगर कन्विक्ट किया गया है, कन्विक्ट का मतलब क्या है? कुछ लोगों को सजा दी गई है। किस मामले में? या तो कोर्ट मार्शल के मामले में। अगर लोग देखिए हमारे प्रेसिडेंट देश के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या हमारी आर्मी हो, उसके सुप्रीम कमांडर हैं। सुप्रीम कमांडर में ये सारे हमारे प्रेसिडेंट के अंडर हैं। तो अगर किसी आदमी को, किसी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल का अगर कोर्ट मार्शल किया जाता है, तो उस केस में अगर कोर्ट मार्शल किया जाता है, मींस कोर्ट मार्शल मींस पनिशमेंट है, उस केस में हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो एज अ जज बैठ सकते हैं और उस आदमी की पनिशमेंट को या तो कंटिन्यू कर सकते हैं या उसकी पनिशमेंट को कम या खत्म कर सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आर्मी अगर किसी आदमी का कोर्ट मार्शल करती है तो वो आदमी प्रेसिडेंट के पास जाके अपील कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट। आर्टिकल 72 ये भी कहता है अगर किसी आदमी ने यूनियन लॉ मींस जिन सब्जेक्ट्स पे, देखिए हमारी कंट्री में पावर को डिवाइड किया गया है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर इन द कंट्री, और इस पावर को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है। वो 3 सब्जेक्ट्स कौन है? मींस सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मसले हैं जिन पे कानून बनाने की पावर दी गई है हमारी कंट्री को, और वो पावर डिवाइड की गई है किसके बीच में?
कुछ पावर्स को रखा है यूनियन लिस्ट के बीच में, और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स है जिन पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लॉ नहीं बना सकती, उनको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। दूसरी तरह की लिस्ट आती है, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, और स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिनके ऊपर सिर्फ हमारी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट किसी एक्सेप्शनल कंडीशन में बना सकती है। मतलब यहां पे आप देखेंगे मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया था एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, बट यहां पे मैंने नहीं किया। क्यों? आर्टिकल 249 के अंदर, आर्टिकल 249 के अंदर अगर देश को जरूरत है नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में भी हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट के मैटर्स पर लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, और तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? वो सब्जेक्ट्स जो ना यूनियन में है ना स्टेट लिस्ट में है, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाता है, और इस पे लॉ बनाने की पावर दोनों की है, स्टेट की भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी और पार्लियामेंट की भी। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुई होगी। आगे के लेक्चर में हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे और इलैबोरेटिवली पढ़ेंगे। तो आइए, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर है, मीन सबसे पहली पावर है पार्डनिंग पावर। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो लोगों की सजा को माफ कर सकते हैं, लोगों की सजा को कम कर सकते हैं, लोगों को पार्डन कर सकते हैं जिनको सजा मिली है। किन मामलों में? या तो कोर्ट मार्शल हुआ है, या किसी आदमी ने यूनियन लॉ को वायलेट किया है, उस मामले में सजा मिली है, या किसी आदमी को डेथ सेंटेंस मिली है, मौत की सजा मिली है। तो तीन मामले हैं जहां पे प्रेसिडेंट एज अ ज्यूरी, प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर आती है कि वो इन मामलों में सजा को कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, या सजा की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के अंदर पावर है कि वो अगर कुछ लोगों को पनिशमेंट मिली है, किन केसेस में? या तो उन्होंने कोई अपराध किया है यूनियन लॉ के रिगार्डिंग, या किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है, कोर्ट मार्शल में मिलिट्री कोर्ट ने किसी आदमी को पनिशमेंट दी है, या किसी आदमी को मौत की सजा मिली है, तो उस केस में प्रेसिडेंट उन लोगों की सजा को पार्डन कर सकता है। पार्डन मींस माफ कर सकता है। अब देखिए प्रेसिडेंट के पास ये जो प्रेसिडेंट की पावर है, ये जो आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट की पावर है, इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहता है। जुडिशरी का मतलब क्या है? इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रोल नहीं रहता है। सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट ही या हाई कोर्ट मौत की सजा देगा किसी को, और अगर वो इंसान प्रेसिडेंट के पास चल जाता है अंडर आर्टिकल 72 कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, तो जब वो प्रेसिडेंट के पास गया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। और ये जो पार्डनिंग पावर है, अब आप बोलेंगे अच्छा ये पार्डनिंग पावर का मतलब है ये जुडिशियल पावर आ गई है। एक तरह से बेटा आती है जुडिशियल पावर के अंडर ही है, बट ये एक तरह की एग्जीक्यूटिव पावर है, ये एक तरह की एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट है कौन है? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर है। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट किसी की सजा को, चाहे कोर्ट मार्शल हो, यूनियन लॉ के अंडर किसी ने कोई लॉ वायलेट किया है, या किसी को मौत की सजा मिली है किसी को, उस मामले में प्रेसिडेंट के पास 5 ऑप्शन होते हैं। और बच्चों 5 ऑप्शन क्या है? पहला है प्रेसिडेंट का पार्डन। पहला ऑप्शन आता है प्रेसिडेंट के पास पार्डन। और पार्डन का मतलब क्या होता है? अगर किसी को मौत की सजा मिली है, किसी ने यूनियन लॉ को वायलेट किया, उस मामले में उसको सजा मिली है, या किसी ने कोर्ट मार्शल हुआ है, ठीक है, मिलिट्री ने बोला कि इसने देशद्रोह किया, इसको कोर्ट मार्शल कर दिया, वो सजा मिली है, तो उस केस में वो आदमी प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, और प्रेसिडेंट का अगर मन किया वो उसको पार्डन कर सकता है। पार्डन का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट बोलेगा जाओ तुम्हारी मौत की सजा माफ, प्रेसिडेंट बोलेगा तुम्हारा कोर्ट मार्शल कैंसिल, जाओ अपनी पोजीशन फिर से संभाल लो, प्रेसिडेंट बोलेगा यूनियन लॉ में तुमने जो वायलेशन की है मैं उसको रद्द करता हूं, तुमने कोई वायलेशन नहीं किया, तुम अपना काम फिर से कीजिए। मींस कंप्लीटली एब्सॉल्व कर सकता है किसी को भी उसके जो अपराध हैं। किसी ने कोई भी अपराध किया हो, अगर प्रेसिडेंट बोले कि हां मैं इसको पार्डन करता हूं, तो कोई कोर्ट उसके अगेंस्ट चैलेंज नहीं कर सकती, कोई कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकता। मींस अगर प्रेसिडेंट कंप्लीटली एब्सॉल्व द कॉन्विक्ट, जिसको सजा मिली है, प्रेसिडेंट उनको पूरी तरह से माफ कर सकता है। तो वो जो पूरी तरह से माफ, मतलब उसके सारे गुनाह माफ,
उस पावर को बोलते हैं पार्डनिंग पावर। पार्डन, उसको क्या बोलते हैं? पार्डन। मींस पार्डनिंग पावर के अंदर 5 पावर्स है प्रेसिडेंट के पास। पहली है पार्डन, मींस कंप्लीटली एब्सॉल्व कर सकता है, मींस जाओ तुम्हारी पूरी सजा बेटा माफ। देन नेक्स्ट पार्डनिंग पावर के अंदर नेक्स्ट पावर आती है हमारे प्रेसिडेंट की, दैट इज कम्यूटेशन। नेक्स्ट पावर क्या आती है? दैट इज कम्यूटेशन। अब आप बोलेंगे सर कम्यूटेशन का मतलब क्या है? कम्यूटेशन का मतलब है, सपोज कीजिए मुझे 7 साल की, 10 साल की, सपोज कीजिए मुझे उम्र कैद मिली है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है मुझे। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है? मुझे पूरी उम्र अब जेल में रहना है, या किसी को डेथ सेंटेंस मिला है। तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट इसकी ये हार्श पनिशमेंट, देखिए रिगरस पनिशमेंट है ये, या तो पूरी उम्र जेल या मौत की सजा। तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट उस आदमी की इस पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो रिगरस पनिशमेंट है, ये जो रिगरस पनिशमेंट है, इसको वो लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइटर पनिशमेंट मतलब आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, लाइफ इंप्रिजनमेंट उससे थोड़ी लाइटर फॉर्म होगी, तो डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है तो प्रेसिडेंट बोलेंगे जाओ तुम्हें 5 साल की सजा। तो इस तरह की जो पावर है पार्डनिंग पावर के अंदर, जो प्रेसिडेंट के पास पावर आती है, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन पावर। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर। तो नेक्स्ट क्या आता है प्रेसिडेंट का यहां पे? दैट इज रिप्राइव। पार्डन हो गया, कम्यूटेशन हो गया, देन पार्डनिंग पावर के अंदर नेक्स्ट टाइप ऑफ पावर प्रेसिडेंट की आती है, दैट इज रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या है बेटा? जिसको हम रिप्राइव का मतलब क्या है? रिप्राइव का बच्चा मतलब क्या है? अगर किसी को मौत की सजा मिली है तो प्रेसिडेंट उसके जो मौत की सजा है उसके ऊपर स्टे लगा सकते हैं। मींस वो जाके प्रेसिडेंट से बोल सकता है सर मुझे गलत सजा दी गई है, मैं गुनहगार नहीं हूं। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उसकी मौत की सजा पे स्टे लगा सकते हैं। जब प्रेसिडेंट किसी की मौत की सजा पे, रिगरस पनिशमेंट पे, जब प्रेसिडेंट किसी की सजा पे स्टे लगा दें तो टेम्परेरी पीरियड के लिए, उस तरह की जो पावर है प्रेसिडेंट की उसको बोलते हैं रिप्राइव। मतलब ये सजा, ये रिप्राइव की पावर प्रेसिडेंट क्यों यूज करते हैं? ताकि उस आदमी को या तो पार्डन मिल सके, आगे जाके पूरा केस फिर से वैल्यूएट किया जाएगा, अगर लगेगा नहीं इंसान बेगुनाह है, या तो उसको पार्डन मिल सके या उसकी सजा को कम्यूट कर सके। कम्यूट का मतलब रिगरस फॉर्म से लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पार्डनिंग पावर के अंदर आती है दैट इज रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमिशन का यहां पे मतलब है दैट इज आपका जो सेंटेंस है, जितनी सजा मिली है, सपोज कीजिए मैं बोलता हूं काला पानी। देखिए अंग्रेज इंडियंस को अगर पनिशमेंट देते काला पानी भेजते थे, जो अंडमान निकोबार में है, जिसको बेंथम जेल भी कहा जाता था। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? आपकी जो, एक मिनट बच्चों, जो आपकी जो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट आपकी जो पनिशमेंट है, मैं फिर से इसको लिखता हूं, आपका आता है दैट इज रिमिशन। रिमिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं बच्चों? प्रेसिडेंट आपकी जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट के कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। सपोज कीजिए मुझे काला पानी में सजा मिली है 10 साल की, काला पानी में मुझे 10 साल की सजा मिली है और मैं प्रेसिडेंट के पास चला गया, सर ये मेरे साथ अन्याय है, अपराध हो रहा है मेरे साथ, इतनी हार्श पनिशमेंट। तो प्रेसिडेंट आपका पूरा केस इवैल्यूएट करेगा, लगेगा हाँ तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया है। तो उस केस में प्रेसिडेंट आपको एक रिमिट कर सकता है, इसको बोलते हैं रिमिट, रिमिशन दे सकता है। प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है, सजा तुम्हारी 5 साल से 10 साल से 5 साल कर देता हूं, बट जो तुम्हें सजा मिली है रिगरस पनिशमेंट, उसको चेंज नहीं करूंगा। मींस तुम रहोगे काला पानी में ही, बट 10 साल नहीं 5 साल रहोगे। मतलब जो टेन्योर है तुम्हारी जेल का, जो तुमने सजा भुगतनी है, ठीक है, पीरियड को रिड्यूस करेंगे बट उसके कैरेक्टर को रिड्यूस नहीं करेंगे। आई होप बच्चों ये रिमिशन आपको क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट आती है इसी के अंदर दैट इज रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब क्या है बच्चों? रिस्पाइट का मतलब है, सपोज कीजिए किसी को सजा, किसी ने देशद्रोह किया है, देशद्रोह किया है, और देशद्रोह की सजा हमारी कंट्री में क्या है? मौत, दैट इज हैंग टिल डेथ। बट उस आदमी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या तो फिजिकली डिसेबल्ड है, या अगर किसी औरत ने अगर देशद्रोह किया है, उस केस में अगर वो
उसको मौत की सजा तो मिलेगी, बट अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उस केस में क्या हो सकता है, इसकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, इसके एक फिजिकल सिचुएशन को देखते हुए जो इसको सजा मिलनी चाहिए उसको कम कर सकते हैं प्रेसिडेंट। जो सजा मिलनी चाहिए उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मींस जो इस औरत को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट इसको जो सजा रिग्रेस पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, इसकी स्पेशल कंडीशन की वजह से इसको सिर्फ सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगी, सिंपल इंप्रिजनमेंट। तो इस तरह की जो छूट दी जाती है प्रेसिडेंट द्वारा किसी को, उसको बोलते हैं रिस्पाइट। मींस आप एक कम सजा देते हैं एक इंसान को उसके स्पेशल कंडीशंस की वजह से। अदरवाइज वो इंसान की अगर वो स्पेशल कंडीशन नहीं होती तो उसको वैसे ही रिग्रेस पनिशमेंट मिलती। तो बच्चों ये थी प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। और आप बोलेंगे सर अच्छा अब इन पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट खुद कर सकते हैं, हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो बच्चों यहां पे मैं फिर से आपको बोलूंगा, प्रेसिडेंट को इन सारी पावर्स का इस्तेमाल फिर याद कीजिए आर्टिकल 74 के तहत, दैट इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही करनी पड़ेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे सर सजा इसकी कम कर दो, तो प्रेसिडेंट को सजा कम करनी पड़ेगी। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, पार्डनिंग पावर क्लियर हुई होगी। और ये आपकी क्या है, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। तो बच्चों अब जुडिशियल पावर्स भी हैं, तो और प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं। अब आप बोलेंगे सर ये डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब क्या है? देखिए देश का हेड है, गवर्नमेंट का हेड है, और प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करते हैं, आईएफएस को, आईएफएस ऑफिसर्स को। और जो दूसरी कंट्री के एम्बेसडर्स आ रहे हैं उनको कौन रिसीव कर रहा है, वो किसको अपना अपॉइंटमेंट लेटर देने आते हैं, दूसरी कंट्री के, हमारे देश के प्रेसिडेंट को। तो जो दुनिया के जितने भी डिग्निटरीज आ रहे हैं, जितने भी एम्बेसडर्स आ रहे हैं, सबको कौन रिसीव करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट रिसीव करते हैं। एंड इवन जो भी ट्रीटी साइन हो रही है, देखिए दुनिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जाके कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। जैसे यहां पे आपको मैं बताता हूं बच्चों कि जैसे इंडिया ने क्वाड एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, अमेरिका के साथ जो 4 एग्रीमेंट साइन किए उसने, बेका, कॉमकासा, जिस्माओ, ठीक है, ये जितने भी एग्रीमेंट साइन किए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने बिहाफ पे किए? नहीं, ये डिप्लोमेटिक पावर्स है प्रेसिडेंट की। और ये सारे जितने ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट होते हैं ये सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किए जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पावर प्रेसिडेंट किसी के अंदर आती है, दैट इज द मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के क्या है, प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, तो प्रेसिडेंट उन सब के क्या है, सुप्रीम कमांडर है। सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, जो सारी आर्म्ड फोर्सेस के लीडर हो। तो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, मींस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सब के। एंड इवन प्रेसिडेंट वॉर भी किसी के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए वॉर डिक्लेयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, किसके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। तो यही कहा जाता है कि देश के प्रेसिडेंट ने इस कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी है, तो क्या अपनी मर्जी से वॉर डिक्लेयर करेंगे? बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो वॉर डिक्लेयर करते हैं तो वॉर डिक्लेयर करने के लिए उन्हें तब भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, दैट इज हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट, तो उनकी रजामंदी इसको चाहिए होगी। अगर कहीं वॉर डिक्लेयर करनी है तो वॉर डिक्लेयर करने के लिए उनको पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत होती है। तो आई होप बच्चों आपको ये पावर्स क्लियर हुई होगी। एंड इवन हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट का लास्ट टाइप ऑफ पावर भी है, और वो पावर क्या है, दैट इज इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स कौन सी पावर्स होती हैं? इमरजेंसी पावर मींस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कंट्री में क्रिएट हुई है, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रेसिडेंट को कुछ इमरजेंसी पावर्स दी हैं। मींस सपोज कीजिए किसी कंट्री ने हम पे अटैक कर दिया है, ठीक है, हमारे देश में लोगों ने विद्रोह कर दिया है सरकार के अगेंस्ट, और कोई कंट्री हमें एग्रेशन शो कर रही है, तो उस केस में हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 हमारे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 352। नेक्स्ट, अगर किसी स्टेट को स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, सपोज कीजिए जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं कर रही थी, तो यहां पे क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने स्टेट, हमारे स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उसको अबॉलिश किया, उसको डिसॉल्व किया, सस्पेंड किया,
सस्पेंड करने के बाद यहां पे क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। क्या लगाया बच्चों, प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल भी क्या है, प्रेसिडेंट रूल भी हमारी प्रेसिडेंट के पास एक इमरजेंसी पावर है। और ये प्रेसिडेंट रूल किसके अंडर लगाया जाता है, दैट इज आर्टिकल 356 के अंदर। आर्टिकल 356, देखिए प्रेसिडेंट रूल दो तरह से लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356 के अंदर और आर्टिकल 365 के अंदर। तो दो आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ पावर दी गई है, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या है बच्चों, यहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है, दैट इज सपोज कीजिए हमारा देश का दिवालिया निकल चुका है। दिवालिया का मतलब क्या है, हमारे देश के पास सारा पैसा खत्म हो चुका है, रिजर्व्स खत्म है। तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट आर्टिकल 360 का इस्तेमाल करके हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी रोक सकते हैं, उनको सैलरी या तो आधी देंगे या बिल्कुल ही रोक देंगे। और उस केस में लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये पावर दी गई है स्पेशल हमारे प्रेसिडेंट को। तो ये जो हमने पढ़ा है, दीज ऑल आर द पावर्स ऑफ अवर प्रेसिडेंट। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर और दी है, और वो स्पेशल पावर क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का बच्चों मतलब क्या है यहां पे, अब देखिए आप जानते हैं लॉ बनाने की पावर किसके पास है हमारी कंट्री में, लॉ बनाने की पावर है हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के पास। लॉ बनाने की पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है। और लॉ बनाने की पावर जब पार्लियामेंट के पास है, मींस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में होंगे तो वो तब जाके लॉ बना पाएंगे। सपोज कीजिए सेशन के बीच में जो ब्रेक थी, मैंने आपको बताया बेटा BMW लेके चलिए, तो सेशंस के बीच में ब्रेक होती है 6 महीने की। तो सपोज कीजिए ये जो ब्रेक होती है इसको हम बोलते हैं रिसेस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको हम बोलते हैं रिसेस। तो सपोज कीजिए पार्लियामेंट की रिसेस है, तो उस केस में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि हां इस मैटर पे लॉ बनाने की जरूरत है। और अगर वो एमपीज को बोलेंगे आइए मिलिए बैठिए नया सेशन बैठाइए हमें लॉ बनाना है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रेसिडेंट को एक पावर दी है आर्टिकल 123 के अंडर कि प्रेसिडेंट अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे प्रेसिडेंट को लगता है कि हां अभी दोनों हाउसेज आके नहीं बैठ सकते हैं, मींस या तो दोनों हाउस से नहीं बैठ सकते हैं, या अगर एक हाउस है दूसरा हाउस नहीं है, क्योंकि लॉ बनाने के लिए बच्चा दोनों हाउसेस की जरूरत होती है, लोकसभा की भी राज्यसभा की भी। अगर दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है या एक हाउस है और दूसरा हाउस नहीं है, तो इस केस में भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल 123 के अंदर वो एक टेम्परेरी लॉ बना सके ताकि उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को टैकल किया जा सके। और वो पावर किसके अंडर है, आर्टिकल 123 के अंडर। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, मतलब ये टेम्परेरी लॉ है तो ये परमानेंटली तो चलेगा नहीं, और किस किस मामलों पे प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है। देखिए जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है मींस प्रेसिडेंट उन्हीं मैटर्स के ऊपर लॉज बना सकेगा। कौन सा लॉ, टेम्परेरी लॉ। प्रेसिडेंट उन्हीं मामलों के ऊपर टेम्परेरी लॉ बना सकता है जिन मामलों पे पार्लियामेंट बना सकती है। मीन जिन मामलों पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती उन मामलों पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पार्लियामेंट की तरह ही है, बट यहां पे एक ही कंडीशन है, दैट इज ये टेम्परेरी लॉ होगा। मतलब सिचुएशन को टैकल कर लिया, प्रेसिडेंट ने वो लॉ बनाया, उससे सिचुएशन हमने टैकल कर ली है। तो अब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है, या तो वो उस लॉ को खुद ही, उस ऑर्डिनेंस को खुद ही रिवोक कर ले, या तो खुद उसको रिवोक कर सकते हैं कि हां अब खत्म करते हैं इस ऑर्डिनेंस को, हमारा जो काम था हो गया। या अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये क्या हो, ये ऑर्डिनेंस लॉ बने आगे, तो जब न्यू सेशन में हमारी पार्लियामेंट बैठेगी तो प्रेसिडेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसको जब ये न्यू हाउस बैठा है, नया सेशन चल रहा है, तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको ये ऑर्डिनेंस को उस हाउस में रखना है, उनके सामने पेश करना है और उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब देखिए बच्चों यहां पे आप बोलोगे सब बताइए फिर लाइफ क्या होगी, कितने टाइम के लिए ऑर्डिनेंस चल सकता है अगर अप्रूवल नहीं मिला। तो देखिए बच्चों प्रेसिडेंट अगर सपोज कीजिए 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस नहीं रखता है इनके सामने, पार्लियामेंट के सामने, तो पार्लियामेंट के
जो सेशंस है BMW, इनके बीच में कितने महीनों का गैप है? दैट इज 6 महीने का गैप है। तो मतलब 6 महीने तो एटलीस्ट उसकी लाइफ होगी, प्लस जब ये सेशन बैठ जाएगा उसके और 6 हफ्ते तक ये ऑर्डिनेंस चल सकता है। जैसे ही ये 6 हफ्ते का टाइम खत्म हुआ और अगर हमारी पार्लियामेंट ने इस ऑर्डिनेंस, अगर प्रेसिडेंट, देखिए बच्चों यहां पे एक और चीज याद रखिए, अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस नहीं रखा है, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं रखा है, तो ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी है? 6 महीने 6 हफ्ते, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, ये उसकी लाइफ है। इसके बाद वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। और अगर वो अप्रूवल के लिए रखता है इस 6 हफ्ते के अंदर अंदर, और अगर पार्लियामेंट इन 6 हफ्तों के अंदर डिसाइड नहीं करती है, रहने दो, तब भी 6 महीने 6 हफ्ते के अंदर वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। और तीसरा, अगर पार्लियामेंट इसको डिसअप्रूव करती है, इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर देती है, उस केस में तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो ही जाएगा और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जितने भी काम किए जाएंगे वो इनवैलिडेट हो जाएंगे, मींस वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। और अगर पार्लियामेंट इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल दे देता है तो दिस ऑर्डिनेंस विल बिकम अ लॉ, दिस ऑर्डिनेंस विल बिकम अ लॉ। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो बच्चों यहां पे आपका एक क्वेश्चन दिमाग में उठेगा कि सर ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये आ गई, तो क्या आप बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट की मर्जी है, प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि ऑर्डिनेंस बनना चाहिए, तो हो सकता है प्रेसिडेंट मैलिफाइड इंटेंशन से वो बना रहा हो कि जैसे ही सेशन खत्म हो प्रेसिडेंट उठ के आए और बोले सिचुएशन बन चुकी है। देखिए प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सिचुएशन हैज बीन राइजन दैट नेसेसिटेट्स द मेकिंग ऑफ अ न्यू लॉ, तो क्या उस केस में तो ऑर्डिनेंस बनेगा। तो क्या ये प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन मैलिफाइड इंटेंशन से भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? ऑब्वियसली बच्चों हो सकती है। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था बच्चों, दैट इज RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 केस। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया, दैट इज RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 केस। इस केस के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट की ये जो जस्टिफिकेशन है, प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है, प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है, ये सेटिस्फेक्शन लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू कैन क्वेश्चन इट, आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट की अगर सेटिस्फेक्शन, प्रेसिडेंट अगर मैलिफाइड इंटेंशन से ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस ऑर्डिनेंस को उसी टाइम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। मींस प्रेसिडेंट अगर मैलिफाइड इंटेंशन से अगर कोई लॉ बना रहे हैं, कोई ऑर्डिनेंस क्रिएट कर रहे हैं, मींस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि ये जुडिशरी के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये उनके पास पावर है कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है मैलिफाइड इंटेंशन से और वो लॉ अगर लोगों के राइट्स वायलेट कर रहा है, तो उस केस में जुडिशरी के पास पावर आती है कि वो उस लॉ को या उस ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड, मींस उसकी जो एग्जीक्यूशन है, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, उसको उसी समय रद्द कर सकते हैं, उसको उसी समय रोक सकते हैं। तो RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन लिमिटेड मैनर में होनी चाहिए, और ये प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है, ये जो ऑर्डिनेंस है, इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू दी जुडिशियल रिव्यू। ये आपको यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इज ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? यस, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एज पर द RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो आइए बच्चों अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, एक बिल एक्ट कब बनेगा? जब वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है, या तो असेंट दे दे, असेंट दिया तो मींस बात खत्म, बिल बन जाएगा आपका लॉ। लॉ का मतलब क्या है? बिल बन जाएगा आपका एक्ट। ठीक है, एक्ट और लॉ वन एंड सेम थिंग। बट अगर दूसरा ऑप्शन है, अगर नहीं देते हैं, मतलब विदहोल्ड कर सकते हैं। असेंट तो दिया, वो बात आ गई, रजामंदी दे दी। अब असेंट के अलावा जो भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वीटो पावर। उसको हम क्या बोलते हैं? वीटो पावर। अब यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर्स। अब आप बोलेंगे सर वीटो पावर का मतलब क्या है? यहां पे
वीटो पावर का मतलब है प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि प्रेसिडेंट कोई भी बिल अगर उनको पेश किया जा रहा है या तो उनको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दें, तो फर्स्ट पावर आती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है? अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के सामने पेश किया गया है, प्रेसिडेंट उस बिल को उसी समय रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर जैसे रिजेक्ट किया बिल खत्म, वो लॉ नहीं बन पाएगा। और प्रेसिडेंट किन किन बिल पे ऐसा कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल को कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेसिडेंट मनी बिल के ऊपर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट फाइनेंशियल बिल के ऊपर कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऑर्डिनरी बिल तो समझ आ गया, जो आम बिल होते हैं, ठीक है, जैसे कोई नई स्टेट बनानी है या कुछ ऐसे आम बिल हो, इसको तो मान लेते हैं, ठीक है। मनी बिल क्या हुआ बेटा? वो बिल जैसे आपका बजट है, बजट इज इटसेल्फ अ मनी बिल। फाइनेंस बिल आता है बजट, बजट को हम फाइनेंस बिल कहते हैं। मीन उससे आने वाले टाइम पे जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसको फाइनेंस किया जाएगा। तो पैसों का मामला है या नहीं है, उसको मनी बिल बोलेंगे। और तीसरा आता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस नहीं, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल कौन से होते हैं बेटा? जिसमें मनी भी हो प्लस नॉन मनी मैटर्स भी हो। और अगर मनी प्लस नॉन मनी मैटर्स वाला कोई बिल है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। तो प्रेसिडेंट इन तीनों बिल को क्या कर सकता है? इनके ऊपर अपनी एब्सोल्यूट वीटो की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसको रोक सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर अच्छा ठीक है, अब ये वीटो पावर उसकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होगी। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से वो इस्तेमाल करेंगे। फिर मेरा आंसर है बच्चों नो, प्रेसिडेंट इस वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो एब्सोल्यूट वीटो की बात कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट वीटो, प्रेसिडेंट इस एब्सोल्यूट वीटो की, मैं कुछ पावर्स ऐसी हैं, जैसे कुछ वीटो पावर ऐसी हैं जहां प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्लीटली अपनी डिस्क्रिशन यूज होगी। बट जैसे एब्सोल्यूट वीटो में यहां पे उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करेंगे तभी जाके वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। पहली पावर ये आ गई। दूसरी वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास आती है बच्चों लोग, दैट इज सस्पेंसिव वीटो। दैट इज सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या है? देखिए, जब मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के पास कोई बिल भेजा जाए, यहां तो प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, यहां विदहोल्ड करते हैं, रिजेक्ट। और रिजेक्ट वाला कौन सी पावर है? दैट इज वीटो पावर। और तीसरा ऑप्शन क्या है प्रेसिडेंट के पास? दैट इज रिकंसीडर करने के लिए भेज देते हैं। रिकंसीडरेशन वाली जो पावर है उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। मतलब प्रेसिडेंट ने थोड़ा डिले लिया, डिले किया, ये एक तरह से डिले वीटो है, डिलेइंग पावर है। प्रेसिडेंट उस बिल को कुछ समय के लिए डिले कर रहे हैं। अब होता क्या है बच्चों, यहां पे अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल भेजा गया तो प्रेसिडेंट वो बिल उठा के क्या करेंगे? वापस हाउस में भेज देंगे, पार्लियामेंट में भेज देंगे और बोलेंगे कि इसको रिकंसीडर करो। ठीक है, रिकंसीडर करो। यहां तो प्रेसिडेंट अपने सजेशन देंगे या सजेशन नहीं देंगे, तो हाउस के ऊपर वो मर्जी है। तो हाउस अगर उनकी सजेशन मानता है तो पास करके भेजेगा, तो प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देंगे। और यह भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट बोले ऐसे बकवास कर रहे हैं, हमें इनकी बात नहीं माननी है, हम अपना जैसे हमने बिल बनाया था हम वही वापस भेज देंगे। तो मींस अगर जो प्रेसिडेंट ने रिकंसीडर करने के लिए बिल भेजा था, अगर उसे वापस बिल भेज दे, अगर वही सेम बिल उठा के वापस भेज देती है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास, या तो अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट के, उस केस में प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है बच्चों। अगर प्रेसिडेंट को बिल वापस भेज दिया गया है, प्रेसिडेंट ने जो बिल रिकंसीडर करने के लिए भेजा था, हाउस यहां तो उसमें अमेंडमेंट कर दे, करके भेजे, या बिना अमेंडमेंट के ही जैसा पुराना था वैसे भेज दे, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं रहती है। प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेशन होती है कि उसे असेंट देना है। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, प्रेसिडेंट को असेंट देना है। ठीक है, मतलब और यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सस्पेंसिव वीटो हमारे प्रेसिडेंट मनी बिल पे नहीं कर सकते। मनी बिल ये वो बिल है जो हमारी मिनिस्टर्स है, हमारी सरकार है, वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही पेश करते हैं। प्रेसिडेंट परमिशन देगा तभी ये मनी बिल पेश किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में। एक तो ये हो गया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, इनको भी हमारे प्रेसिडेंट की रजामंदी के बाद ही पेश किया जाता है। तो प्रेसिडेंट इन बिल्स को सस्पेंड नहीं कर सकते, इनको डिले नहीं कर सकते। अगर मनी बिल आया है, प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करना ही करना है, उसको वो रिकंसीडर करने के लिए नहीं भेज सकते। तो आई होप बच्चों आपको सस्पेंसिव वीटो क्लियर हुई होगी। और लास्ट टाइप ऑफ पावर आती है, देखिए यहां पे प्रेसिडेंट के पास कम पावर है,
कि ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वापस बिल आ गया तो ऑब्लाइज करना पड़ेगा, उसको ऑब्लाइज करना पड़ेगा कि मैं इस बिल को पास करूंगा ही करूंगा। अब सपोज कीजिए प्रेसिडेंट सच में नहीं चाहता कि ये बिल पास हो, तो क्या इसके पास और कोई वीटो पावर है? यस बच्चों, एक न्यू टाइप ऑफ वीटो पावर है जो प्रेसिडेंट की अपनी सोच समझ के बाद ही वो यूज करेगा। मींस वो कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, और वो वीटो पावर आती है, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ वीटो पावर, जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है बच्चों? अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल भेजा, प्रेसिडेंट को पता है कि या तो मुझे असेंट देना है या मैं विदहोल्ड करूंगा। विदहोल्ड भी किसकी मर्जी से? गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी से। उसको पता है यहां पे भी मैं फंसा हूं, ठीक है। रिकंसीडर करने के लिए भेजेगा, वापस उन्होंने भेज दिया तो ऑब्लाइज करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है उसको, वो भी पास करना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये बिल ना पास हो, ये एक्ट ना बने, क्योंकि हो सकता है प्रेसिडेंट को लगे कि ये लोगों के राइट्स वायलेट करेगा, और अकाउंटेबिलिटी तो प्रेसिडेंट की ही है। तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? अगर इनको कोई बिल पेश किया जाता है पास करने के लिए, तो प्रेसिडेंट उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या कर सकते हैं? डिले। मतलब बिल गया प्रेसिडेंट के पास, तो सरकार बोलेगी सर आपने वो बिल पे साइन नहीं किए, तो प्रेसिडेंट बोलेंगे हाँ हाँ साइन कर दूंगा, अभी मुझे और भी काम करने हैं। मींस डिले कर रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं प्रेसिडेंट। तो इस तरह की पावर को बोलते हैं दैट इज दी पॉकेट वीटो। मींस काफी इनडेफिनेट टाइम के लिए प्रेसिडेंट उस बिल को डिले करते रहेंगे। एंड इवन बच्चों यहां पे आपको एक और चीज, ये वीटो पावर्स का इस्तेमाल प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ लॉज होंगे उसके केस में भी कर सकते हैं। अब आपको पता है गवर्नर जो है हमारे गवर्नर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कोई बिल पास करेंगे, गवर्नर के पास भेजेंगे। बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करेंगे, वो गवर्नर के पास भेजेंगे। गवर्नर के पास भी ऑप्शन क्या है? असेंट दे सकते हैं या उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, विदहोल्ड मींस रिजेक्ट कर सकते हैं, या उसको रिकंसीडर कर सकते हैं, रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ये तो तीन पावर्स आपने प्रेसिडेंट के पास भी पढ़ी। अब यहां पे हमारे गवर्नर के पास एक और पावर है, और वो क्या है? हमारे प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व कर सकते हैं उस बिल, रिजर्व फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को बिल भेज सकते हैं कि सर ये एक बिल बनाया गया है, मुझे इसके ऊपर इतनी नॉलेज नहीं है, आप इसके ऊपर डिसाइड कीजिए। तो गवर्नर का एक पावर है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट की रिकंसीडरेशन, प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और जब प्रेसिडेंट के पास ये बिल आता है, प्रेसिडेंट का फिर तीन ऑप्शन है, या तो असेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे, ठीक है। अगर मनी बिल है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वाइड लेके उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, या वो उसको क्या करेंगे? रिकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या मनी बिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई अगर मनी बिल पास किया है, वो भेजा है, और गवर्नर ने उस मनी बिल को प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया है, प्रेसिडेंट को भेज दिया है, क्या मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट रिकंसीडरेशन वाले बिल को वापस भेज सकते हैं? मनी बिल को रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं? तो बच्चा यहां पे ऑप्शन है नहीं। जैसा मनी बिल के प्रोविजन प्रेसिडेंट के ऊपर पार्लियामेंट के रिगार्डिंग एप्लीकेबल है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी एप्लीकेबल है। बट यहां पे एक पावर और दी गई है प्रेसिडेंट को, और वो पावर क्या है? अगर प्रेसिडेंट वापस गवर्नर को ये बिल भेजते हैं, गवर्नर ये लीजिए बिल, असेंबली को बोलिए रिकंसीडर करे, तो जो असेंबली है, असेंबली को जो बिल रिकंसीडर करने के लिए भेजा है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर डिसीजन लेना है। 6 महीने के अंदर अंदर उस रिकंसीडरेशन के लिए जो बिल भेजा है उसको रिकंसीडर करना है। तो अगर असेंबली प्रेसिडेंट की बात मान लेती है, अमेंडमेंट्स करके भेजते हैं या विदाउट अमेंडमेंट्स करके भेजते हैं बिल को, जैसे हमने पार्लियामेंट में पढ़ा कि अगर अमेंडमेंट करके या विदाउट अमेंडमेंट भेजते हैं तो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है फिर उस रिकंसीडरेशन वाले बिल को पास करना ही करना है। क्या यहां पे प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि पास करना है? तो बच्चों इसका आंसर है नो ऑब्लिगेशन। अब जो बिल रिकंसीडरेशन करने के लिए भेजा था प्रेसिडेंट ने वापस असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेचर को, अगर वो लेजिस्लेचर फिर से उस बिल को वापस भेजती है प्रेसिडेंट के पास, क्या प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है उस बिल को पास करना? तो उसका आंसर है नो। प्रेसिडेंट उस बिल को नहीं कर सकते, उसको ऑब्लिगेशन नहीं है, वो पास करे या नहीं करे। और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऐसी टाइम लिमिट भी नहीं रखी गई जैसे असेंबली के ऊपर रखी कि 6 महीने के अंदर। सोचो प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि जो स्टेट ने वापस बिल भेजा है उसको कितने टाइम में पास किया जाए। तो बच्चों आई होप अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी
ये जो वीडियो है इसको शेयर करें काफी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच में। ये वीडियो आपको यूपीएससी केस के एग्जामिनेशन, आपके जो जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन और बाकी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में पॉलिटी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट आपके जो भी होंगे उन सब डाउट्स को क्लियर करेगी। तो गाइज आई होप आपको ये अच्छा लगा हमारा वीडियो लेक्चर। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।